नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चिन्ह को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। रेडी, स्टार्ट। भारत का प्राचीनतम खेल तीरंदाजी आज सरकार की दोषपूर्ण खेल नीतियों के दुर्भाग्यपूर्ण शिकंजे में जकड़कर पूरी तरह उपेक्षित है। यही एक ऐसा खेल बचा है जिसमें भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर दिखाने की थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं। सरकार और खेल संघों की इस उपेक्षापूर्ण नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत की किसी भी खेल में कोई अच्छी साख नहीं रह गई है। यदि यही स्थिति रही तो धीरे धीरे लगभग हर खेल पतन की गर्त में समा जाएगा। इन्हीं उपेक्षाओं और खेलों में कुंठित राजनीति के समावेश ने तो भारत को विश्व स्तर पर कहीं का नहीं छोड़ा है। लगभग प्रत्येक खेल में विश्व स्तर पर हम कहीं नहीं टिक पाते हैं। भारत में सर्वाधिक बढ़ावा यदि किसी खेल को दिया जाता है तो वो है क्रिकेट, परंतु क्रिकेट संघों की गंदी आंतरिक राजनीति ने इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी तरह किसी ज़माने में विश्व की सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली भारतीय हॉकी भी आज पतन के उस कगार पर है जहां से उसकी वापसी लगभग असंभव ही दिखाई पड़ती है। इसी तरह भारत के महानतम धनुर्धरों श्री राम, अर्जुन, कर्ण आदि की महान परंपरा का निर्वाह करने वाला आज एक भी तीरंदाज भारत में नहीं है। जब किसी भी प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजी टीम हिस्सा लेती है तो उस समय महाभारत के महानतम योद्धा अर्जुन की याद और सताती है। काश यदि अर्जुन जैसा कोई होता तो तीरंदाजी में भारत का कोई सानी नहीं होता। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई 4 देशों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने टीम चैंपियनशिप तो अवश्य जीती, परंतु व्यक्तिगत मुकाबलों में चीन का तीरंदाजी में वर्चस्व रहा। किसी भी प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप से ज़्यादा महत्व व्यक्तिगत स्पर्धाओं ही होता है। इस प्रतियोगिता में मेज़बान भारत सहित भूटान, चीन, यूगोस्लाविया व सिंगापुर ने हिस्सा लिया था। भारत और चीन को छोड़कर अन्य देशों के तीरंदाज प्रभावशाली प्रदर्शन न कर सकें। कुछ समय पूर्व तक तीरंदाजी में चीन काफ़ी पिछड़ा हुआ था, परंतु उनके तीरंदाजों ने आशा के विपरीत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस खेल में भी अपना दबदबा कायम कर लिया। भारत ने गत वर्ष एशिया कप, विश्व कप और ओलंपिक में दक्षिण कोरिया के तीरंदाजों को पछाड़कर एक सनसनी फैलाई थी और एशिया कप प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप पर कब्जा करके चीन की चुनौतियों को तोड़ते हुए अपना दबदबा कायम किया था। जो भी
देखो सफलता और असफलता तो खेलों में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो बेहतर प्रदर्शन करता है सफलता उसी के कदमों को चूमती है। इस दौरान भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, फिर भी आज तीरंदाजी अन्य खेलों की तुलना में काफ़ी उपेक्षित है। स्थिति तो ये है कि यही एकमात्र खेल बचा है जिसमें भारत के तीरंदाजों से उम्मीदें की जा सकती हैं। इसके बावजूद इस खेल के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये का कारण तो पूरी तरह समझे के परे है। भारत सरकार को भारत के इस प्राचीनतम खेल को हर संभव बढ़ावा देकर खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरणों सहित हर संभव सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि कम से कम इसी खेल में पदक जीतने की उम्मीदें जीवित रहें। दुनिया अब इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश कर रही है। इस नए युग का प्रतीक है संगणक। तेजी से फैलता संगणकों का जाल दुनिया को ज़्यादा चुस्त, कार्यकुशल और गतिशील बना रहा है। समृद्ध देशों में तो स्थिति ये है कि घर हो या दफ्तर या कोई कारखाना, संगणक हर जगह सेवा के लिए हाजिर है। इसमें कोई शक नहीं कि संगणक काम करने का आसान और सस्ता माध्यम है, मगर इसका दूसरा और अंधकार युक्त पहलू यह भी है कि धोखाधड़ी, जालसाजी और तोड़फोड़ का भी आसान साधन है। इसने अपराधों की एक नई किस्म को जन्म दिया है, जिन्हें आज संगणक अपराध के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे संगणकों का जाल फैलता जाएगा, वैसे वैसे संगणक अपराध भी उसी अनुपात में बदलते जाएंगे। कई संगणक विशेषज्ञों का कहना है कि संगणक अपराध आज भी बड़े पैमाने पर होते हैं, मगर उनमें से सिर्फ 10% ही सामने आ पाते हैं। वजह यह है कि अक्सर या तो वे पकड़े ही नहीं जाते, और यदि पकड़े भी जाते हैं तो कंपनियों के प्रबंधक अपने व्यावसायिक स्वार्थों के कारण इन्हें सामने लाने से कतराते हैं। एक जाने माने संगणक विशेषज्ञ हान पार्कर का दावा है कि संगणक अपराधों से अमेरिकी कंपनियों को हर साल 500 करोड़ रुपये की हानि होती है। संगणक कंपनियों के मालिकों का आरोप है कि पार्कर महोदय तिल को ताड़ बनाकर पेश कर रहे हैं। उनके आरोप में ज़्यादा दमखम नहीं है। वैसे संभव है कि प्रलय के अन्य मसीहाओं की तरह पार्कर ने भी आंकड़े बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए हों, मगर इस हकीकत को कैसे झुठलाया जा सकता है कि संगणक अपराधों में अक्सर बहुत बड़ी रकम की हेराफेरी होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार औसत संगणक घपला $5 लाख का होता है, जबकि परंपरागत ढंग से होने वाले घोटाले में औसतन $2500 की हेराफेरी होती है। संगणक घोटाले की खूबी ये है कि इनमें अपराधी संगणकों की प्रौद्योगिकी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर अपराधी संगणक केंद्रों के कर्मचारी ही होते हैं। पहले वे संगणकों के कामकाज की बारीक से बारीक जानकारी हासिल करते हैं, फिर उस जानकारी का इस्तेमाल कर संगणकों को ठप कर देते हैं। संगणकों की अपनी कार्यविधि भी बहुत हद तक संगणक अपराधों के लिए जिम्मेदार है।
इसमें तथ्य या आंकड़े वाउचर या कागज़ों पर नहीं चुंबकीय टेम्पो पर अंकित रहते हैं। इसीलिए अपराधी को कागज़ों में घोटाले या जालसाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगणकों का सारा काम उसे दिए गए आंकड़ों और कार्यक्रमों के मुताबिक होता है। इनमें हेर-फेर करके अपराधी मनचाहा लाभ उठाकर भी बेकसूर बना रह सकता है। जब से बैंकों ने वैद्युतिक धन हस्तांतरण की व्यवस्था हुई है, संगणक अपराध भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यूँ तो यह बड़ी आरामदायक व्यवस्था है। इसमें वैद्युतिक संकेतों के जरिए पलक झपकते बड़ी से बड़ी रकम हस्तांतरित हो जाती है। फुल स्टॉप।